हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं 6th ऑफ नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इस पर्टिकुलर सीरीज में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। इसके आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस पूरी लेक्चर को आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्विक रिवीजन के बारे में। फर्स्ट न्यूज हमने क्या देखी थी? ग्वालियर एंड कोझिकोड ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में, और इसमें दो सिटीज का नॉमिनेशन, जिसमें मध्य प्रदेश की सिटी है ग्वालियर, जिसे म्यूजिक के क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। इसके अलावा कोझिकोड को लिटरेचर के क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूनेस्को के डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ऑड्रे ऑजोले। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी अन्य सिटीज के बारे में बताया था, जबकि भारत की कौन कौन सी सिटीज हैं जिन्हें अब तक यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया जा चुका है, उसके बारे में भी एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या है? सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है कि म्यूजिक के क्षेत्र में ग्वालियर को इस साल और लिटरेचर के क्षेत्र में कोझिकोड सिटी को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक है। इसके अलावा मैंने सेकंड न्यूज आपको बताई थी, सचिन तेंदुलकर साहब का एक स्टैच्यू, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर साहब का एक स्टैच्यू मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। एज इट इज आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर बात करें तो इस स्टैच्यू का निर्माण या इसका क्रिएशन किसने किया है, तो मैंने आपको बताया था प्रमोद प्रमोद कामले ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने सेकंड न्यूज या नेक्स्ट न्यूज मैंने आपको बताई थी, सऊदी अरेबिया 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। एज इट इज आपको ये पर्टिकुलर बात ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं 2026 में कौन कौन से देश होस्ट करने वाले हैं 2026 में और 2030 में, तो मैंने आपको बताया था 2026 की बात करते हैं जब हम, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा होस्ट करने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। जबकि अगर 2030 की मैं बात करता हूं तो आपको ध्यान आना चाहिए मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन होस्ट करने वाले हैं। एज इट इज आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर को एडजस्ट किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूटी अंडर AKAM एंड MMAD। इसका फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव और मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश, है ना, मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। एज इट इज ध्यान रखना है आपको। अगर बात करें टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स की, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रैंक इसमें किसकी है जम्मू एंड कश्मीर की। सेकंड आपको ध्यान रखनी थी गुजरात की गुजरात, और थर्ड मैंने आपको बताई थी हरियाणा एंड राजस्थान। एज इट इज आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आजादी का अमृत महोत्सव अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी रही है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड गुजरात और तीसरा हरियाणा एंड राजस्थान। एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी थी कि भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म कहाँ बनाया गया, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाएगा। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं चंद्रशेखर रमन बर्थडे के बारे में, यानी कि सीवी रमन साहब के बर्थडे के बारे में बात करते हैं। सीवी रमन जी का जन्म कब हुआ, तो सीवी रमन साहब भारत के एक रिनोन्ड फिजिसिस्ट आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ है। ध्यान रखना है आपको, तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इन्हें इन्हें 1928 में इन्हें रमन इफेक्ट की खोज की और 28 फरवरी 1928
28 फरवरी 1928 में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में प्रत्येक साल अब मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, इस वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें 1930 में, तो 1930 में इन्हें इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है? भारत रत्न, से भी सम्मानित किया गया। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, वो सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी भी हुई है। तो 7 नवंबर 1888 को दक्षिणी भारत के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ। और उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि मैंने आपको बताया 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में भी प्रत्येक साल भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। एज इट इज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया ने रिसेंटली लिफ्ट किया है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टू टाइटल ओवर जापान। यानी जापान को हराकर भारत ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जापान को हराया है और भारत ने जीता है ये टाइटल, वुमेन एशियन चैंपियनशिप टाइटल। इसके अलावा अगर बात करें, तो ये जो पूरा इंडिया ने 2016 में सिंगापुर में और 2023 में भारत ने ये टाइटल जीता। इसके अलावा जापान ने 2 बार 2013 और 2021 में ये टाइटल अपने नाम किया था। अगर बात करें थर्ड पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन आपको पता चल गई भारत की है। सेकेंड पोजीशन आपको पता चल गई जापान की होगी, और थर्ड पोजीशन आपको ध्यान रखना है चाइना की है। एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चाइना ने साउथ कोरिया को हराकर थर्ड प्लेस अपनी हासिल की थी। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीत लिया है जापान को हराकर। तो जापान सेकंड रनर अप हो गया, और थर्ड पोजीशन चाइना की रही है, क्योंकि चाइना ने साउथ कोरिया को हराया है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सटेंड किया है फ्री राशन स्कीम फॉर मोर 5 इयर्स। आप सभी को पता होगा, कोविड 19 जब आया तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसे आप कहते हैं पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना। ठीक है, जिसमें जिसमें फ्री राशन प्रोवाइड करने की बात थी। ठीक है, तो मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जा रहा था बहुत सारे लोगों को, जिनके नाम राशन जिनके जिनके जिनका कोई राशन कार्ड बना हुआ है, तो उनको फ्री राशन प्रोवाइड किया जा रहा था। ऐसा कुछ है। और वो स्कीम लगातार एक्सटेंड हो रही है इस बार फिर से, क्योंकि दिसंबर में ये खत्म होना था सत्र, और दिसंबर में सत्र खत्म होता उससे पहले ही 5 और साल के लिए इसे 5 more years के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये योजना। अपने आप में बहुत सारे लोगों को कोविड 19 के समय चलाई गई, और इस योजना से कई लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसकी मदद से पूरा भारत आसानी से कोविड 19 से जूझ सका है और फाइट कर सका है। अगर बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट टू बैटल अगेंस्ट कोविड 19, और ये योजना दिसंबर में खत्म होने वाली थी इसी साल, और फिर से इसे एक्सटेंशन मिल गया है 5 साल का। एज इट इज ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है इस पूरी न्यूज में, आपको ध्यान ये रखना था, बिल्कुल सिंपल सा है, वो है नोडल मिनिस्ट्री। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री? इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 26 मार्च 2020 को ये योजना चलाई गई। ध्यान रखना है 26 मार्च 2020 में ये योजना आई है। एज इट इज ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, FSSAI के द्वारा एक इंडेक्स प्रकाशित किया गया, जिसे आप कहते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसमें कौन सा राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर अपने राज्य में, कौन सा राज्य अपने राज्य में फूड सेफ्टी पर चर्चा करता है या फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है, इस बात को इस
ध्यान में रखकर ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी की बात करते हैं तो तमिलनाडु एक लीडिंग इमर्जिंग स्टेट रहा है अंडर कंज्यूमर प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव। तो अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव में प्रोवाइडिंग यानी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर कौन सा राज्य फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है, वो फर्स्ट राज्य कौन सा है, वो है तमिलनाडु। तो बेहतर प्रदर्शन किसका है, वो है तमिलनाडु। सेकंड आपको ध्यान रखना है केरला का है, और थर्ड ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का है एज इट इज, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो कंज्यूमर इंपावरिंग इनिशिएटिव, कंज्यूमर को इंपावर करके कौन सा राज्य फूड सेफ्टी पर ध्यान दे रहा है, तो उसमें सबसे इमर्जिंग स्टेट है तमिलनाडु, केरला और मध्य प्रदेश। थर्ड ध्यान रखना है। इसके अलावा गुजरात एंड केरला वर द टॉप परफॉर्मर्स इन फूड टेस्टिंग कैटेगरी। तो फूड टेस्टिंग कैटेगरी में, तो अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो फूड टेस्टिंग कैटेगरी है, तो फूड को टेस्ट करके आप बता सकें, तो फर्स्ट ध्यान रखना है केरल है, तो केरला, और दूसरा ध्यान रखेंगे आप वो है गुजरात। ठीक है, एज इट इज ध्यान रखेंगे गुजरात और केरला टॉप परफॉर्मेंस है फूड टेस्टिंग कैटेगरी में, जबकि आंध्र प्रदेश का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। चलिए, दो पैमाना हो गया आपके पास, कंज्यूमर को एम्पावर करना है उस कैटेगरी में। फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक है तमिलनाडु, सेकंड है केरला, थर्ड है मध्य प्रदेश। इसके अलावा फूड टेस्टिंग की बात करते हैं जब, तो आपको ध्यान होना चाहिए केरला और गुजरात का बेहतर प्रदर्शन है, जबकि आंध्र प्रदेश का बिल्कुल खराब प्रदर्शन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, वो है कि एक नया पैरामीटर लाया गया इस बार, इंप्रूवमेंट इन SFSI यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट कौन से राज्य ने सबसे बेहतर और सिग्निफिकेंट किया है, वो ध्यान में रखें। तो सिर्फ पंजाब राज्य ऐसा है जिसने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। FSSAI के द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया। बात करते हैं, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें उपभोक्ता सशक्तिकरण की पहल में, तमिलनाडु अग्रणी राज्य यानी फर्स्ट रैंक, इसके अलावा केरल सेकंड रैंक और मध्य प्रदेश थर्ड रैंक है। अगर बात करें खाद्य परीक्षण श्रेणी में, तो गुजरात और केरल की फर्स्ट रैंक, जबकि आंध्र प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसके अलावा नया पैरामीटर सुधार के मामले में सिर्फ पंजाब का ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सिंपल सी बातें हैं, आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आप सभी को पता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जब आप बात करते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए ध्यान आना चाहिए कि एमपीपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ता है। तो वो करंट अफेयर्स आपके काम का बिल्कुल यहाँ पर है। वो क्या है कि हीरालाल समरिया को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख पाए इमेज, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समरिया कौन है, तो ये हैं हीरालाल समरिया, जबकि ये हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देख पाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, तो आपको दो चीजें और पता होना चाहिए कि मेंबर्स किसकी नियुक्ति की गई है, तो मेंबर्स की भी नियुक्ति की गई है, मेंबर्स भी ध्यान रखने हैं। तो चीफ कौन है, हीरालाल समरिया। जबकि अगर बात करें हम मेंबर्स की, तो मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, मेंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो आनंदी रामालिंगम, और दूसरा है विनोद कुमार तिवारी। ठीक है, एज इट इज, ये वाली बात ध्यान रखना है कि मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो नए अपॉइंट किए गए हैं आनंदी रामालिंगम और विनोद कुमार तिवारी। ये तीन बातें इस न्यूज से रिलेटेड है, लेकिन कुछ इसके बैकग्राउंड में भी होगा, यानी चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे बना, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी न्यूज थी, आपको ध्यान रखनी थी। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस बात से आप अच्छे से रूबरू हो गए हैं कि हीरालाल समरिया और दो नाम आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी
बन चुके हैं मेंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, या आप ऐसा कहें इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका इसका एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया। तो अगर बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की तो एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। इसके अलावा सेकेंड बात आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिस क्या रहा है, इसका ये निकाय किस बेसिस पर तैयार किया गया। तो आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जब आया, तब इसमें दो सेक्शंस के बारे में चर्चा की गई। सेक्शन ध्यान रखना है आपको, सेक्शन 12 और सेक्शन 15। मैं बात करूं अगर सेक्शन 12 की, तो सेक्शन 12 में है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सेक्शन 15 में क्या है, तो सेक्शन 15 में है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो इसका बेसिस क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 12। अगर हम आपसे पूछ लिया जाए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो आप बताएंगे सेक्शन 12 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज इट इज। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए किस तरह का निकाय है, तो यानी कि इसका नेचर कैसा है, तो नेचर के बारे में बात करें तो यह एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या, स्टेट्यूटरी बॉडी दो तरह की बॉडी आप देखते हैं, एक स्टेट्यूटरी बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसी बॉडी जिसका निर्माण किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, तो वो ऐसी बॉडी को आप कहें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और बात करें स्टेट्यूटरी बॉडी की, तो जब ऐसी कोई बॉडी जिसका निर्माण किसी एक्ट के थ्रू हो, है ना, किसी कानून के तहत हो, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई दी। इसके अलावा फोर्थ चीज आप ध्यान रखें, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं इनका अपॉइंटमेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उनके रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से होते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी में आप सभी को पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहले पीएम साहब होते हैं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट कौन करते हैं, पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। रेजिग्नेशन कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट साहब लेंगे, ठीक है। अगर बात करें इनके टेन्योर की, तो टेन्योर की अगर आप लोग बात करें तो टेन्योर इनका 3 साल का है, एज इट इज। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर बात पूछ लिया जाए पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए वजाहत हबीबुल्ला। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं मिनिस्ट्री यहां पर लिखता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, इसका टेन्योर आपको ध्यान रखना है, इसका सेक्शन ध्यान रखना है, इसके अलावा सेक्शन 15 भी ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इन पर डिटेल वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं जो भी इससे जुड़ी हुई बातें थी। अगर बात करें करंट में मध्य प्रदेश की कौन है, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है कि मध्य प्रदेश में करंट में कौन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ध्यान रखना है अरविंद कुमार शुक्ला। अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया, एज इट इज। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर पूछें। चलिए बात करते हैं अगर हीरालाल समरैया की। थोड़ा सा मैं एक चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है, वो ये है कि ये पहले पर्सन है जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस पोस्ट को धारण करने वाले हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, दलित कम्युनिटी से पहले पर्सन है जिन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ध्यान रखना है, हीरालाल समरिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। वही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। पन्ना टाइगर रिजर्व जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को ध्यान आना चाहिए मध्य प्रदेश में यह बिलोंग करता है। मध्य प्रदेश में रिसेंट है, तो एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स का डेलीगेशन है जो कि कंबोडिया से आया, और वो ये इंश्योर करता है, स्टडी करता है टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो कि भारत में चल रहा है, किस तरह से टाइगर का री इंट्रोडक्शन किया जा रहा है भारत में, और टाइगर्स का प्रिजर्वेशन भी किस तरह से किया जा रहा है जिससे उनकी संख्या में इस तरह का जबरदस्त उछाल है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए कंबोडिया से एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन पन्ना टाइगर रिजर्व में आया। और अगर आप बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्यन माउंटेन रेंज में लोकेट करता है मध्य प्रदेश के। तो एज इट इज ये वाली बात पता होनी चाहिए। और विंध्यन माउंटेन रेंज में ये लोकेट करता है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर ये का दर्जा इसे 1994 में इसे दिया गया। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व से केन रिवर फ्लो होती है। एज इट इज ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से फ्लो होती है। इसके अलावा विंध्यन माउंटेन रेंज में ये लोकेट करता है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा 1994 में दिया गया। सिंपल सी न्यूज थी, आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। पन्ना टाइगर रिजर्व एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तो टाइगर रिजर्व्स पर एक मध्य प्रदेश की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर आप देखें, तो वहां पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में दी है, तो वो चीजें आप जरूर वहां से कवर करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कोई नया वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करें करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत आटा यानी व्हीट फ्लोर। एक नया इनिशिएटिव चलाया गया भारत गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। भारत ब्रांड का आटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आटा, परेशान नहीं होना, वही जो आप घर में खाते हो जिसकी रोटी बनती है ना। सिंपल सी बात है। वो कौन सा ब्रांड होगा, अभी आप हो सकता है आप खाते हो आशीर्वाद, आशीर्वाद नाम का आटा आप खाते हो सकता है, या फिर आपके घर या गांव से आता हो, उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती है ना। गेहूं के अलग अलग हो सकते हैं, बीज अलग अलग हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं ब्रांड की, आटा वाले ब्रांड की। तो आशीर्वाद आपने खाया होगा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन सबसे फेमस है आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद नाम का जो आटा है वो, उसकी प्राइस आप कंपैरिजन करना, और ये एक भारत ब्रांड का आटा जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ब्रांड का नाम है भारत, ध्यान रखना है। तो भारत ब्रांड का आटा कितने रुपए मिलने वाला है, तो 27.50 यानी 27.5 रुपए पर केजी के रेट में मिलने वाला है ये आटा। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। भारत सरकार की दो बॉडी हैं जो कि इस क्षेत्र में काम करती हैं, एक है नफेड और एनसीसीएफ। दोनों का फुल फॉर्म आप देख लें एक बार, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एनसीसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, जो कि इन पर्टिकुलर चीजों पे वर्क करती है। इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है, भारत ब्रांड का आटा और 27.50 रुपए प्रति केजी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य है इसेंशियल कमोडिटीज। गवर्नमेंट का उद्देश्य है जितने भी जरूरत की सामग्रियां होती हैं उनका, उनको एक इफेक्टिव या स्टेबलाइज प्राइस पर आपको या जनता को वो सारी चीजें, या कंज्यूमर्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, यानी कम रेट में सस्ती दरों पर अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की ये एक पहल है, आप ऐसा कह सकते हैं। सिंपल सी बात। चलिए बात करते हैं, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें आप नफेड की, तो नफेड एक संस्था जिसका गठन 1958 में किया गया, और ये वर्क करती है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग पर ये काम करती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग पर काम करती है। अगर आप एनसीसीएफ की बात करें तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव का, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बताया, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। चिली, चिली जिसे आप हिंदी में कहें चिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिली 95th मेंबर बन गया है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां नंबर मेंबर कौन बन गया है, चिली बन गया है। एज इट इज पता होना चाहिए आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसमें लगभग वो कंट्रीज शामिल हैं जो कि ये अगर मान ले, ये अर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये कैंसर हो गई, कैंसर और भूमध्य रेखा, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, मकर
भूमध्य, भूमध्य और कर्क, इन तीनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़ रहे हैं ना, इन सभी देशों के बीच में एक बॉडी बनी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यहाँ पर सौर विद्युत का या कहें सोलर एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर क्षेत्र में लगभग 365 दिन किसी न किसी क्षेत्र में सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तेज होता है ना, बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर पहल की गई। इस पहल की शुरुआत किसने की, ये एक विजन किसने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विजन दिया था सभी देशों को। ठीक है, कब दिया है, 2015 में, 2015 में। एज इट इज इम्पोर्टेंट है। और इसमें 95 95th मेंबर कौन बन गया है, चिली बन गया है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात समझ पाएंगे। वर्ल्ड मैप में आप देखें, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी कि चिली कहाँ पर, लोकेशन जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सोलर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या सोलर एनर्जी को ग्लोबली इनहांस करने के लिए ये पर्टिकुलर गठबंधन किया गया है। एज इट इज ध्यान रखना है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत करने के लिए काम करना है। इसकी पहल नवंबर 2015 में एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। एज इट इज इम्पोर्टेंट है, चिली का नाम ध्यान रखना है। चिली 95th मेंबर बन गया है, 95th मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, प्रलय। प्रलय नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना है। इसकी रिसेंटली टेस्टिंग की गई है और सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग की गई है। अगर बात करें इसके इसके बारे में, तो इसकी टेस्टिंग अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट में इसकी टेस्टिंग की गई। और प्रलय नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। कहाँ टेस्टिंग हुई है, अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट में इसकी टेस्टिंग की गई। इसकी यह एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है, 350 से 500 किलोमीटर, और लोड कैपेसिटी है 500 से 1000 किलोग्राम। क्या याद रखना है, प्रलय क्या है, तो प्रलय एक बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट में की गई। इसके अलावा किसने इसे बनाया है, तैयार किसने किया है, तो डीआरडीओ नाम की एक संस्था ने किया है तैयार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसकी रेंज के बारे में, तो रेंज आपको पता होना चाहिए, 350 से 500 किलोमीटर की इसकी सरफेस रेंज है, और यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो कुछ शॉर्ट न्यूज देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है, सूरत बिकम्स द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर सिटी इन गुजरात। सूरत नाम की पहली वॉरशिप, पहली नेवी वॉरशिप बनी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सूरत गुजरात राज्य के एक शहर का नाम है। गुजरात राज्य के एक शहर का नाम है, क्या है नाम, सूरत। और सूरत के नाम पर नेवी वॉरशिप का नाम रखा गया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली बात ध्यान रखना है। भारत के किसी राज्य के नाम के भारत के किसी राज्य के नाम पर अगर किसी वॉरशिप का नाम रखा गया है, तो वो सिर्फ एकमात्र राज्य है, वह है गुजरात राज्य का सूरत से है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तराखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि एमबीबीएस कोर्सेज अब वहां पर हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। मध्य प्रदेश इसके पहले एकमात्र राज्य था जिसने एमबीबीएस के कोर्सेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हिंदी हिंदी के कोर्सेस लॉन्च किए गए थे, या हिंदी लैंग्वेज में कोर्सेस लॉन्च किए गए थे। और दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य है उत्तराखंड। एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ओपन हुआ है। एज इट इज ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सीबीएसई आप सभी को पता है, कई लोग इससे पढ़े हुए हैं, इस एजुकेशन से शिक्षा प्राप्त की है सीबीएसई स्कूलों से। उसी का एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो कि यूएई में खोला गया। अगर बात करें हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ, यूरेशिया। कहाँ पर, तो क्लूचेव्स्काया सोप्का। एज इट इज ध्यान रखना है, ये पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लूचेव्स्काया सोप्का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ का है, यूरेशिया का है, जो कि इरप्ट हुआ है कामचटका पेनिनसुला रशिया में। कामचटका पेनिनसुला रशिया में ये इरप्ट हुआ है। इसके अलावा बात करें
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू रिसेंटली बनाया गया है और उसे इंस्टॉल किया गया है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू बनाया गया है जिसे अनवील किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट न्यूज में आपको पहली न्यूज ध्यान रखना है, सूरत नाम की पहली नेवी वॉरशिप। इसके अलावा दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, उत्तराखंड के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने ये घोषणा की है कि एमबीबीएस के कोर्सेज अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सीबीएसई की बात करें तो उनका नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूएई में खोला गया और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यूरेशिया के क्लुचेव्स्काया सोका में रिसेंटली इरप्ट हुआ है, किस पेनिनसुला में, तो कामचटका पेनिनसुला में ये इरप्ट हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू अनवील किया गया है कुपवारा जम्मू कश्मीर में और ये अनवील किसने किया है, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री रिसेंटली एग्जिटेड फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको कहाँ पता चलेगा, इसके बारे में आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 95th मेंबर चिले, ठीक है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो बताया यूरेशिया में, वो भी आपको ध्यान रखना है। बात करें वर्ल्ड न्यूज की, जब मैं बात करता हूं तो वो आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज नाउ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कनाडा, केन्या, साउथ अफ्रीका या चिले। इसका जवाब भी आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, और अगर आप चाहें तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।